वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे यूनिट 8 आपकी, जो कि है विधायिका, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, संसद पूरा पढ़ना है आपको कि संसद क्या है, इसके कितने सदन हैं। उसके बाद ये तो हो गई सेंटर लेवल पे, और नीचे अब स्टेट लेवल पे क्या आएगी आपकी, विधानसभाएं। विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, विधान मंडल क्या है, इनमें सब में अंतर क्या है, ये सारा आपको स्ट्रक्चर जो है ना आपका पूरा, ये पूरा पढ़ना है। और समितियाँ क्या होती है, समितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे संसद के बारे में। संसद क्या है सभी को पता है, ये हमारी संसद है नई जो बनी है अभी, उसका क्या है, अब ये संसद के कितने अंग हैं, कौन कौन इसमें इंक्लूड है, कितने सदस्य हैं, क्या क्या, पूरा डीप में करना है अब आपको, ठीक है। और क्वेश्चन इसी से बनेगा कि संसद के कार्य क्या है, संसद की शक्तियाँ क्या है, ये आपको करना है पूरा। सबसे पहले एक बेसिक देख लेते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायिक निकाय है। सबसे बड़ा जो है वो बनाने की, कानून बनाने की जो एक निकाय है, जो एक ऑफिस है, वो ये है, संसद है, ठीक है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदने, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें कितने पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। कैसे, देखो, एक तो हो गया लोकसभा, दूसरा कौन हो गया, ये कलर ही नहीं दिख रहा है इसमें, रुको बेटा, पर्पल कलर लेंगे। एक हो गई लोकसभा, एक हो गई राज्यसभा, प्लस राष्ट्रपति। अब जो ये राष्ट्रपति है, ये दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन क्या है, बिना इसके कोई कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि पहले कानून लोकसभा में आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, लेकिन एट द एंड सिग्नेचर तो राष्ट्रपति ही करेगा ना, तो इसलिए ये भी इसका अंग है। बिना इसके पूरी कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसका 3 अंग है, संसद के 3 अंग है। 2 तो सदन होंगे प्लस राष्ट्रपति, ये बात इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, हमेशा देखता है संसद क्या है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, खत्म बात। तीसरा वाला भूल जाते हैं, राष्ट्रपति के बिना संसद अधूरी है, ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं, इसको याद रखिए। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदन में किसी भी सदन को बुलाना या स्थगित करना अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। अब राष्ट्रपति के पास पावर ये क्या है, किसी भी सदन को कभी भी बुला सकता है, इमरजेंसी वाली सिचुएशन है उसमें किसी भी सदन को भंग भी ये कर सकता है, ठीक है। इसके पास पावर है, कोई भी बिल गलत आ रहा है तो उसको वापस भेज सकता है कि जाओ इसकी दोबारा रीडिंग्स करो, दोबारा इस पर जांच पड़ताल करो। बस एक धन विधेयक को छोड़ के, बाकी कोई भी विधेयक हो, धन विधेयक को छोड़ के सभी के ऊपर ये पूरा इनका अधिकार है कि ये उस बिल को वापस भेज सकते हैं कि इस पे पुनः विचार किए जाए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको आप डायग्राम से समझिए। ये हमारी संसद है, इसके कितने पार्ट हैं, पहला तो हो गया लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ठीक है, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद उच्च सदन किसे कहा जाता है, राज्यसभा के पास, ठीक है। तीसरा कौन है, राष्ट्रपति। अब ये क्या, निम्न ये है, लेकिन पावर्स इसके पास ज्यादा है, मेंबर इसके ज्यादा है, इसके कम मेंबर है, इसका तो 250 कुछ है, इसके 545 है। बट क्या, ये निचला सदन है, इसके बाद ये ऊपरी सदन है, फिर लास्ट वाला ये है, ये ऐसे चल रहा है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, देन थर्ड ये, ठीक है बेटा। ये इसको अच्छे से लिख लो और याद कर लो, ये बस बेसिक है कि इसके कितने अंग हैं। अब आगे करते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कर चलता जाता है। देखो बेटा, स्टार्ट करें। भारत में राज्यसभा उच्च सदन माना जाता है, राज्यसभा क्या है, उच्च सदन, ठीक है, अभी पीछे समझाया। इसके सदस्य की संख्या 250 निर्धारित की गई, ठीक है, 250 इसके सदस्य हैं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक स्टार्टिंग से करा रही हूँ, अगर किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं आता वो भी अगर ये वीडियो देखेगा उसको पूरा समझ आ जाएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा रहे हैं हम पूरा सब्जेक्ट। जिसमें 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों से होता है तथा 12 कौन है, मनोनीत किए जाते हैं। 12 कौन है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है अलग अलग एरिया से, जैसे टीवी वाले हो गए, सिनेमा वाले हो गए उस एरिया से, सिंगर हो गए वहां से, नृत्य वाले हो गए वहां से, स्पोर्ट्स से कोई एक बंदा हो गया, ऐसे करके। जैसे वो है ना, क्या नाम है उनका, जया बच्चन जी, उनको आपने देखा संसद में हो जाती है ना। और ये कि हर एरिया से एक एक इनको बुलाया जाता है, ताकि क्या है कि ये उस एरिया की समस्याएं वगैरह बता सके, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के लिए सेवा सहित काल, कला आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को वरिष्ठता के आधार पर मनोनीत किया जाता है। वरिष्ठता के वो कितने उसमें वरिष्ठ हैं, ठीक है, जैसे कला वर्ग वाले हो गए, साहित्य वाले हो गए, हर एरिया से एक एक बंदा बुलाया जाता है, ठीक है। तो टोटल ये 12 बंदे होते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। बाकी के सदस्य कौन है, 238 जो स्टेट से आते हैं, हर स्टेट से उठाए जाएंगे, ठीक है, बुलाया जाएगा, चुनाव किया जाएगा उनका।
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी है। स्थायी क्या होता है बेटा? परमानेंट। इसको कोई मतलब ये कि भंग नहीं होगी, पूरा ऐसे नहीं होगा कि बंद हो गई कि सारे सदस्य वो हो गए, कोई पार्टी जीती नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। इसका क्या सीन है? हर 2 साल बाद नए सदस्य चुने जाते हैं, है ना। जैसे मान लो 20% सदस्य अगर रिटायर होंगे तो 20% सदस्य दोबारा चुन भी लेंगे हर 2 साल में। इसका ये वो चलता रहता है। तो जिससे क्या है, इस कभी वो नहीं होगी भंग पूरी तरह से कि सारे सदस्य चले गए, ऐसे नहीं होगा। नए सदस्य आते जाते, पुराने वाले जाते जाते। 6 साल की इसका क्या है? कार्यकाल है। इसको याद रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 साल का। और लोकसभा का कितना है? 5 साल का। हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव है और इसमें 6 साल का कार्यकाल है, पर ये 2-2 साल के अंतराल पे हटते जाते हैं, नए सदस्य आते जाते हैं। जिसको कि भंग नहीं किया जा सकता। क्या राज्यसभा की बात चल रही है फिलहाल, हम सबसे पहले राज्यसभा करेंगे फिर लोकसभा करेंगे। इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरे वर्ष में बोलिए हर 2 साल के ऊपर इसके नए बंदे आते जाते हैं, हर 2 ईयर के गैप पे सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 ईयर का इसका कार्यकाल है। यह सदन के केंद्रीय स्तर पर पूर्णतः राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है बेटा? हर राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के बंदे कौन होते हैं? वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जनता का। राज्यसभा वाले किसके करते हैं? राज्यों का। ठीक है, फर्क देखते हुए चलेंगे। अभी आगे डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस बेसिक आप समझ लो। बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहे हैं, ना जड़ बनाना, जड़ से बढ़ा रही हूँ, आगे पूरा एक स्ट्रक्चर करते हुए चलेंगे। डायग्राम से समझाऊंगी, बच्चे को अच्छे समझ आते हैं। क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानमंडलों द्वारा होता है। अब कंफ्यूज मत होना, विधानमंडल वाला टॉपिक अभी हम आगे डीप में करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो। बस ये देख लो कि विधानमंडल एक कोई चीज़ है, उसके सदस्य जो है ना, जिसमें जो एमएलए होते हैं, इसमें विधानमंडल में कौन बैठते हैं? एमएलए। वो लोग इनका चुनाव करते हैं, राज्यसभा वालों का। अभी विधानसभा पूरा डीप का टॉपिक है, अगले पार्ट में करेंगे, इसको यहीं छोड़ दो, अभी इसमें डीप मत जाओ, आगे करो। वही दूसरे और लोकसभा के निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा की बात आ गई कि लोकसभा को ना निम्न सदन कहा जा रहा है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, इसकी संख्या चेंज होती रहती है। संविधान में यह उपबंध है कि लोकसभा के 530 से अधिक सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक आधार पर किया जाएगा। अब ये क्या है बेटा? इसकी वो बता रहे हैं कि 530 जो बंदे हैं, जो ये सदस्य होंगे, इनका चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ही किया जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार इसका ये कि मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है लोकसभा की? 552, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। लेकिन अभी करंट में कितनी है हमारे देश में? अभी कितने बंदे बैठे हैं वहाँ पे, सदस्य कितने हैं उसके? 545। ठीक है, टोटल सीट इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन इतने हैं वर्तमान सदस्य, इतने। ठीक है, अधिकतम इतने, वर्तमान वाले इतने, जिसमें से 2 कितने हैं? एल्गो इंडियन वाले। एल्गो इंडियन वाला क्या है बेटा? एक समाज है, एक आदिवासी समाज है, उनके लोगों के लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई ताकि वो भी आगे आ सके, उनकी बात उठाई जा सके, उनको बोला जा सके। लेकिन क्या है, ये वाला सिस्टम जो है ना, 2 वाला, ये खत्म होने वाला है, ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि इनकी ना संख्या बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है। और इतनी कम संख्या के लिए 2 पूरी सीट रखना, ये बहुत गलत बात है। संशोधन वगैरह होकर ये खत्म हो जाएगा, और अब है भी नहीं इनके लिए खास, क्योंकि इनके लोग ही नहीं है। अब जो वही बाकी के हैं, 2 इसमें हटा दी, बाकी के ये 543 जो बंदे ये चुने जा सकते हैं अधिकतम सदस्य। ठीक है, 530 राज्यों से आएंगे और 13 कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। जो ये वाली बात है ना, ये वाली पूरा डायग्राम से समझा दिया मैंने, इसको ध्यान से देख लो। टोटल इतने हो सकते हैं, उसमें से इतने बंदे अभी हैं, जिसमें से इतने जो है राज्यों से आ रहे हैं, 2 बंदे एल्गो इंडियन समाज वाले हैं, जो एक समुदाय है उनके लिए रखी गई हैं, 2 सीट फिक्स है, रिजर्व्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है, 130 बंदे राज्यों से आएंगे, ये बात इन्होंने वो कर दी है फिक्स कि राज्य जो हमारे जितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, उसमें से आएंगे 530 बंदे, और जो 13 आएंगे वो आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उससे आएंगे 13 बंदे। संसद के कार्य एवं शक्तियां, सबसे पहले क्या आ रही है बेटा? विधायी शक्तियां। ठीक है, विधायी शक्तियों में क्या करना है? संसद सदन के अंतर्गत बनने वाले विधि निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना। सबसे बड़ी शक्ति तो यही है, सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है कि जो कानून व्यवस्था उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये लोग। संसद में जितने बंदे जाएंगे, ये क्या करेंगे? विधि निर्माण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, अभी हम प्रक्रिया भी आगे करेंगे। ठीक है, उसमें पार्ट लेना, पार्टिसिपेशन इसके अंदर। संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना।
कि एक होती है संघ सूची जो पूरे केंद्र स्तर के लिए होती है, केंद्र लेवल की बातें उसमें चलती है, और दूसरी होती है समवर्ती सूची जो केंद्र प्लस राज्य दोनों के लिए होती है। अब देखो बेटा क्या है, संघ सूची जो है, जो बड़ी वाली सूची है, उसमें क्या आएगा, बड़े बड़े टॉपिक, जैसे आर्मी से रिलेटेड टॉपिक कि आर्मी अब क्या करेगी, उस पर कानून वगैरह बनाना, ये कौन तय करेगा, जो केंद्र में पार्टी चल रही है, जैसे बीजेपी हमारी केंद्र में है ना, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो केंद्र स्तर की पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो करेगी बड़े टॉपिक्स पे, जैसे आर्मी प्लस ये कि दूसरे देश से कैसा रिलेशन रखना है, या वॉर वाली सिचुएशन में क्या करना है, या आपातकाल जैसी सिचुएशन, बड़े बड़े टॉपिक इसमें आएंगे। क्या बात कर रहे हैं कि संसद वाले जो है, जो ये लोकसभा वाले हैं और राज्यसभा वाले, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि कौन सा कानून कैसे बनाना है। ये संसद के विधेयक पेश करने के साथ साथ किसी अन्य विधेयक से संबंध में संशोधन का सुझाव देते हैं, संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या कर रहे हैं, ये कानून बनाते हैं, प्लस पुराने जो कानून बने उसमें संशोधन करना। संशोधन क्या होता है बेटा, अमेंडमेंट। समय के अनुसार हमें चीजें बदलनी पड़ती है ना, जो पुराने कानून बने हुए उस समय के बने हुए थे, लेकिन अब क्या, समय बदल गया, सिचुएशन बदल गई, तो अब उसमें जो पुराने वाले कानून को उसको रद्द थोड़ी कर देंगे, अब उसमें अमेंडमेंट करेंगे, मतलब चेंजेस कर देंगे, हल्के हल्के चेंजेस करके उसको ठीक किया जाएगा, उसे कहा जाता है संशोधन। अब तक टोटल कितने हो चुके हैं, 105 प्लस संशोधन हो चुके हैं। 47 में संविधान बना तब से लेकर अब तक 2023 तक इतने संशोधन हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कानून बनाना प्लस संशोधन करना, ये इनका काम हो गया। संसद सदन का सदस्य होने के नाते संसद के सभी विधेयक निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना, जितने भी विधेयक निर्माण प्रक्रिया होंगी सब में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण करना, अगर न्यू राज्य बनाने हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे अभी तेलंगाना वाला राज्य बना, जम्मू कश्मीर को हटा के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, वो वाला टॉपिक, ऐसे नए राज्य वगैरह बनाना। ठीक है, राज्यों की सीमा संबंधित विवाद, अगर मान लो लड़ाई झगड़ा वाला टॉपिक चल रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा वाला कि हमारी राजधानी चंडीगढ़ है, ऐसे सीमा के ऊपर कोई विवाद चल रहा है दो राज्यों के बीच, उसको संबंधित विवाद वगैरह सुनाना, हाई लेवल वाले टॉपिक्स। राज्य विधान परिषद के निर्माण तथा समापन। अब देखो बेटा, राज्य विधान परिषद जो है ये हमारा अगला टॉपिक है जो हम डीप में करेंगे, अभी इसको यहीं रहने दो। विधानसभा, विधान परिषद, विधान मंडल, ये तीन चीजें हैं, तीनों अलग हैं, जो अभी आपको बेसिक नहीं पता होगा क्योंकि अब तक आपने पढ़ा नहीं है, ये 12th तक ये आपका आया नहीं, नया टॉपिक है, इसको हम आगे करेंगे डीप में, अभी इसे यहीं रहने दो। इसको क्या बोल रहा है ये, बेसिक अभी आप लिख लो, इसको आगे आपको करेंगे, आप समझ आएगा। राज्य विधान परिषदों की निर्माण, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, अभी छोड़ दो। नाम परिवर्तन, नेम चेंज करना किसी राज्य का, हो रहा है ना, बहुत सारे नेम चेंज हो रहे हैं, पहले गुड़गांव था, गुरुग्राम हो गया, बहुत सारे नाम चेंज करे जा रहे हैं। उच्च न्यायालय और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से निर्धारित आदि जैसे विषयों पर संसद द्वारा सदन में चर्चा करने का। अब देखो, जो ये न्यायालय है, ठीक है, उसके जो क्या क्या अधिकार है उन पे भी ये बनाते हैं कानून वगैरह। ठीक है, उनके चुनाव भी इनके द्वारा ही होते हैं। अतः ये सभी विषयों भी संसद की विधायक शक्ति के अंतर्गत होते हैं। ये सारे जितने मैंने टॉपिक बताए हैं ना, ये सब किस में आ रहे हैं, संसद की विधायक शक्ति के अंदर। ठीक है, इसको आप लिख लो छोटे छोटे नोट्स में, बाकी बना के लिख देना, बस इसके पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख लो ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या है, पर्यवेक्षी शक्तियां। थर्ड क्या है, निर्वाचन संबंधी शक्तियां। पर्यवेक्षी शक्तियां क्या बेटा, संसद में स्थगन प्रस्ताव, संसद का क्या है, सदस्य में स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव का प्रयोग करना, अलग अलग प्रस्तावों को प्रयोग करना इनके उसमें है। ये सारे टॉपिक आपके अभी सेपरेट आएंगे, क्या विश्वास पत्र क्या होता है, ये सारे टॉपिक हम आगे करेंगे। इसके अलावा संसद प्रश्न काल, संसद में क्या चलता है, क्वेश्चन आवर चलता है, प्रश्न काल चलता है, शून्य आवर चलता है, 0 आवर चलता है, में प्रश्न पूछना, क्वेश्चन करना। देखो, लोकसभा है चाहे राज्यसभा हो, आधे बंदे पक्ष के होते हैं, आधे विपक्ष के बैठे होते हैं। इस तरफ कौन बैठे हैं, बीजेपी वाले, इस तरफ कौन बैठे हैं, कांग्रेस वाले। बीजेपी वाले कुछ भी करें, कांग्रेस वालों का मेन धर्म क्या है, काम क्या है, इनके काम में कमी निकालना। विपक्ष का काम क्या है, क्वेश्चन पूछना कि भाई तुम ये काम कैसे कर रहे हो, इतना पैसे कैसे लग गया, जवाब दो। हर चीज को ध्यान से ये देखते हैं, उसमें कमियां निकालते हैं कि किसी तरह इनकी एक कमी निकल जाए और हम बोल सकें। ठीक है, तो ये संसद का भी ये वाला क्या है कि क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इनकी शक्ति के उसमें आ रहा है। वे लोक लेख अनुमान और विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी तथा तदर्थ समितियों में भाग लेते हैं। अब अलग अलग समितियां बनी हुई है, ठीक है, समितियों के बाद अलग अलग समितियां बनी होती हैं लोकसभा के अंदर। ये तो सारे सदस्य हो गए, इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं, समिति बनी हुई होती है। इन समितियों का काम क्या होता है,
जांच पड़ताल करना डीप में कि कौन सा कानून क्या है, कौन सी पॉलिसी कैसे है, उसकी डीप में जांच करना। उन वाली जांच वाले जो सदस्य हैं, जो ग्रुप्स है ना, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये लोग, ठीक है। ये वाली बात इतनी है। समिति वाला टॉपिक पूरा आ गया है, अविश्वास वाला पूरा टॉपिक आ गया है, विधानसभा वाला तो पूरा आपका पूरा टॉपिक आ गया। बस अभी आप बेसिक कर लीजिए। निर्वाचन संबंधी शक्ति है। निर्वाचन क्या होता है बेटा? चुनाव। चुनाव से रिलेटेड उनके पास क्या शक्ति है? केवल संसद के सदस्य हैं, अर्थात सांसदों। संसद के सदस्य को क्या कहा जाता है? सांसदों, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्या कहा जा रहा है? निर्वाचन भले ही आम जनता द्वारा किया जाता है, इनका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा वालों का हम करते हैं। हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं ना, इनका डायरेक्ट वोटिंग होती है इनके लिए। परंतु संसद भी जनता का प्रतिनिधित्व होने के नाते वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। अब देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव होते हैं ना, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते, हम उन्हें वोट नहीं देते। उनको वोट कौन देता है? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जो कि कौन है? ये MP लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो हमने भेजे, ये लोग आगे जाके इनको चुनेंगे, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति को, ठीक है। इनका कैसे चुनाव हो रहा है? अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, ये लोग इनको चुन रहे हैं। एक तरफ लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। हमने सिर्फ लोकसभा के सदस्य चुन के भेजे हैं। अब उसमें स्पीकर कौन बैठेगा और जो वाइस स्पीकर है वो कौन बैठेगा, उसे हमने नहीं चूज करा। उसे कौन चूज करेगा? ये बंदे जिनको हमने भेजा है, सांसद जो है, ठीक है। स्पीकर कौन है और दूसरा वाइस स्पीकर कौन है? तो दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के अध्यक्ष और चुनाव करते हैं। राज्यसभा वाले किसका सदस्य चुनाव करेंगे? उनके अध्यक्ष का, जो उनका स्पीकर बैठेगा ना, उसका चुनाव करेंगे। इसके अतिरिक्त संसद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन और राज्यों के विधायिका का निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब जो रूल्स बनेंगे ना इनके कि जो ये चुनाव कर रहे हैं, क्या ये चुनाव कैसे होंगे, इनके रूल्स की जो पूरा प्रोसेस है, उसमें भी ये बंदे पार्ट करेंगे। ये क्या होगा? निर्वाचन से रिलेटेड, चुनाव के लिए इनका क्या अधिकार है वो हो गया, ठीक है। 4th और 5th में क्या कर रहे हैं? संवैधानिक शक्तियाँ, इनके पास संविधान से रिलेटेड क्या क्या शक्तियाँ वो करेंगे। भारत के संविधान के संशोधन प्रक्रिया में संसद भाग लेती है। भारत का जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन जो होगा, जो मैंने बोला कि 105 प्लस संशोधन ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे सारे ये सांसद, ठीक है। इस संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है बेटा। दोनों सदस्य भाग लेते हैं कैसे? पहले लोकसभा में जाएगा बिल, वहाँ पूरी रीडिंग होगी, सब कुछ होगा। उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, फिर वहाँ फुल रीडिंग होगी, वोटिंग होगी। अगर वो बिल सही होगा तो पास हो जाएगा, गलत होगा तो वापस भेज दिया जाएगा कि बिल गलत है, इसमें ये कमियाँ वगैरह, तुम इसे वापस पढ़ो ताकि ऊपर आए। फिर दोबारा आएगा, फिर उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, रीडिंग चलेगी, वोटिंग चलेगी। आगे फिर 3rd लेवल पे कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी पूरा देखेगा, उसको पढ़ेगा, उस पर विचार करेगा। बिल अगर अच्छा होगा, सही होगा, तो फिर सिग्नेचर करके वो पास कर देगा, वरना राष्ट्रपति क्या करेगा? उस बिल को वापस भेज देगा कि दोबारा इसको ठीक करो, बात करो, इस पर पुनर्विचार करो। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बिल नहीं भेज सकता राष्ट्रपति? जो धन विधेयक होता है। क्योंकि देखो बेटा, जनता का पैसा है, पैसा हम दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, सारा कितना टैक्स भरते हैं हम, हर चीज़ पे टैक्स है, GST कट रहा है, हर चीज़ पे टैक्स है। तो जो जनता का पैसा है ना, वो जनता के द्वारा चुने गए बंदों के हाथ में होना चाहिए, और वो जनता के द्वारा चुने गए बंदे केवल और केवल लोकसभा में है। तो सारी पावर्स ना धन विधेयक के ऊपर इनके लिए आ जाती है, लोकसभा वालों पे। राष्ट्रपति भी चाह के भी उसे रोक नहीं सकता बिल को, जो लोकसभा वालों ने बनाया है। केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकता है, 14 डेज तक का टाइम है। अगर 14 डेज में भी उसको वो पास नहीं कर रहा, सिग्नेचर नहीं कर रहा, तो भी उसे पास माना जाएगा। फिर उसमें राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी भूमिका ना के बराबर है, ठीक है। क्या करना है बेटा? अभी क्या बोले कि ये जो संशोधन है जो मैं बता रही हूँ, 105 प्लस हो चुके हैं। ये 3 प्रकार के संशोधन है। साधारण बहुमत द्वारा, नॉर्मल अगर होगा तो साधारण बहुमत हो जाएगा। विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें दोनों सदनों के विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत और आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों के सहमति द्वारा। अब ये हो गया 3rd लेवल और हाईएस्ट लेवल वाला, कि विशेष बहुमत भी हो, प्लस राज्यों के जो विधानमंडल बने हुए, जो राज्यों की सरकारें हैं, उनके सहमति द्वारा, ठीक है। विधानमंडल वाला टॉपिक आगे होगा बेटा, इसको भी यहीं छोड़ दीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो इस पर फोकस मत करो कि ये क्या चीज़ है। अगला टॉपिक आपका विधानमंडल वाला ये पूरा, बस अभी आप बेसिक समझते हुए चलो, ठीक है। सारे टोटल पार्ट जितने भी हो चुके हैं, और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
परंतु दोनों सदनों में सदस्यों के संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्तियां असीमित नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इनकी शक्तियां असीमित है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। बेसिक हमेशा रूल ये वाला चलता है कि संविधान जो है उसका मूल ढांचा जो है उसको नहीं बदल सकते तुम, चाहे कितनी भी शक्ति हो, लेकिन संविधान का जो ढांचा बना हुआ है ना एक फिक्स्ड, कि चुनाव 5 साल में होंगे, ये राष्ट्रपति है, ये है, इसकी पावर इतनी है, उसको नहीं चेंज कर सकते तुम। एक बार ऐसा हुआ है 75 में, इंदिरा गांधी ने करा था कि अपने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है 5 साल का चुनाव का, उसको चेंज कर दिया। उन्होंने क्या करा, 6 साल बाद चुनाव कर लिए थे, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि अगर चुनाव होते तो मैं हार जाऊंगी। उनकी सिचुएशन कैसी थी कि वो हारने वाली है। तो उन्होंने 1 साल का अपने आप को खुद को टाइम देने के लिए क्या कर दिया, संशोधन कर दिया कि 5 साल का नहीं है, 6 साल का चुनाव। तो ऐसा उन्होंने बहुत गलत किया, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा अलाउड ही नहीं है। उन्होंने उसको कर दिया पास, ये नहीं सोचा कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने किया। बट ये फिर बाद में वापस कर लिया गया था, उसको वापस रद्द कर दिया गया था जो उनका ये बिल था, ठीक है। परंतु दोनों सदनों के सदस्यों के संवैधानिक संशोधन ये हो गया, बल्कि सदस्य द्वारा संवैधानिक संशोधन संविधान के मूल ढांचे का अनुपात ही किया जा सकता है। अब ये यही बोल रहे जो मैंने बोला, संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप ही किया जा सकता है। जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो संविधान हमारा बना हुआ है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदल सकते तुम, कि तुमने अपने आप को अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए कुछ ऐसा कर दे जिसमें तुम्हारा फायदा, जनता का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ संशोधन क्या है, हल्के फुल्के फेरबदल जनता के लाभ के लिए, जनता की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, जनता की प्रतिनिधि संबंधी शक्ति है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, प्रत्येक सांसद जनता द्वारा किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र चुना जाएगा। हर जो सांसद है, जितने भी एमपी जाएंगे, वो किसी न किसी एरिया से चुन के जाएंगे हमारे द्वारा। अतः वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जनता की आकांक्षाओं को प्रदर्शन करता है, ठीक है। अब क्या है बोल रहा है बेटा, वो जो जनता है, हमने उसे भेजा है, ठीक है, हम सब ने उसे चुन के भेजा है। अब वो क्या करेगा, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, उसका प्रदर्शन संसद में करेगा, ठीक है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित मुद्दों को संसद में उठाएगा। जिस एरिया से वो चुन के गया है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वहाँ जाके उठाएगा, ठीक है। सांसद ही अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए परियोजना में जाएगा। परियोजना क्या था बेटा, प्रोजेक्ट, जो भी समस्या है उससे रिलेटेड, उसको कैसे ठीक करना, उसका प्रोजेक्ट पूरा वगैरह ये सब करेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त सांसद द्वारा ही जिला कलेक्टर कौन होता है, डीएम, आईएएस से ऊपर वाला पद, या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित और लागू परियोजना का निरीक्षण भी करेगा। निरीक्षण क्या होता है बेटा, उसकी जांच पड़ताल करना, सरकार ने जो उसको दे दिया है, प्रस्तावित कर दिया, उसको लागू का परियोजना का निरीक्षण करना, क्या वो काम हो भी रहा कि नहीं हो रहा। अभी लास्ट है बेटा, वित्तीय शक्तियां, पैसों से रिलेटेड क्या शक्तियां हैं इनके पास, ठीक है, सांसद वालों के पास। अन्य शक्तियां भी करेंगे। संसद के अनुमति के बिना सरकार ना तो किसी प्रकार का कर लगा सकती है। कर क्या होता है बेटा, टैक्स। कोई भी टैक्स इनकी अनुमति के बाद बिना नहीं लग सकता, और ना ही कोई व्यय कर सकती है, कोई खर्चा भी नहीं कर सकती, ठीक है। सरकार इनकी मर्जी के बिना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। जब तक बिल पास नहीं होगा, जब तक सारे सांसद वोटिंग वगैरह नहीं करेंगे, तब तक अपनी मर्जी से कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई खर्चा किया जाएगा। पूरा का पूरा बजट बनेगा, वो पास होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद होता है ये सब। बजट केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है। बजट जो है संसद में ही पेश किया जाएगा, सबसे पहले लोकसभा में, फिर ऊपर जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। और बिना संसद के अनुमति के यह पारित नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिल हो, चाहे बजट क्या कोई भी बिल हो, इनकी मर्जी के बिना थोड़ी ना पास हो जाएगा। बजट के द्वारा ही संसद सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय की संबंधी अनुमति देती है। बजट के द्वारा संसद जो है सरकार को, जो हमारी सरकार बनी है, उसको बताती है कि नेक्स्ट ईयर में हम कितना पैसा खर्च करेंगे, प्लस कितना पैसा, मतलब टोटल इनकम क्या है, कितना पैसा खर्च करना, कौन सा पैसा कहाँ खर्च होगा, उसमें सब कुछ पूरा ब्यौरा होता है, सब कुछ पूरे एक साल का और अगले साल तक का भी, कि हमें क्या करना है, कितना खर्च कहाँ हुआ, क्या कहाँ करना है, वो सब। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के सदस्य के रूप में सरकार के खर्च की जांच करती है। संसद जो है कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, किसको कितना पैसा दिया गया, उसकी भी जांच करने का काम किनका है, संसद का, ठीक है। और उस पर नियंत्रण भी करना, कंट्रोल भी करना, कि भाई कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, दिखाओ। इन समितियों में लोक लेख समिति, सार्वजनिक उपकरण संबंधी समिति और प्रवलकन समिति शामिल है। ये समितियां
अनुचित और सार्वजनिक खर्च के दुरुपयोग के मामले में सामने लाती है। अलग अलग प्रकार की समितियां बनी हुई संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, क्यों ग्रुप, उन ग्रुप का काम क्या है, जांच पड़ताल करना कि भाई पैसा दुरुपयोग तो नहीं कर रहे, कहीं तुम पैसा वेस्ट तो नहीं कर रहे, सार्वजनिक खर्च के ऊपर तुम मतलब अपने फायदे के लिए उस पैसे का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे, उसकी जांच भी करना इन्हीं का काम है। ठीक है, अब क्या अन्य शक्ति एक्स्ट्रा भी, इस सारी शक्तियां हो गई 6 हैं पूरे टोटल, इनको अच्छे से लिख लो, प्लस अन्य वाली भी करेंगे। अन्य में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन लगाने की सिचुएशन। ठीक है, अब क्या है, संसद वाले ही आपातकाल लगा सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सलाह से ही होती है। देखो, अब ये कि लगा तो राष्ट्रपति रहा है, राष्ट्रपति इसको लागू करेगा आपातकाल को, लेकिन खुद नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। जो ये मंत्रिमंडल है पूरा बना हुआ है, कैबिनेट मंत्री जो है, हाई लेवल वाले जो मंत्री है कैबिनेट स्तर के, उनकी अनुमति के बिना नहीं करेगा, उनसे सलाह करके, उनसे बात करके करेगा, जिसके बाद में दोनों सदनों में सहमति लेनी आवश्यक है। दोनों सदनों की सहमति इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि सिर्फ लोकसभा वालों ने बात करी और लगा दिया। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति सब मिलके पूरा उस पर विचार विमर्श करेंगे, फिर लगाएंगे। क्योंकि देखो वो बहुत बड़ी बात है, आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी अगर तुम देश में लगा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी लगी नहीं है, एक बार लगी 75 वाले टाइम में, जब इंदिरा गांधी वाला टाइम था, जिसमें बहुत गलत हो सभी को पता है। चलिए उस टॉपिक को छोड़िए। अतः संसद सदस्य के रूप में संसद के राष्ट्रपति राज्य वित्तीय आपातकाल में लागू करने वाली स्वीकृति देने का अधिकार है। अभी इनके पास क्या अधिकार है कि आपातकालीन स्थिति में इसको लागू करने का अधिकार, स्वीकृति देने का अधिकार है। करेंगे, देखो बेटा, जो हमारा टॉपिक है विधानसभा वाला, इसको समझने के लिए पहले ये वाली चीज समझो कि हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है, इसको क्या किया गया है, जो हमारी पावर है ना, जो सत्ता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब वो 3 पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट ये है फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर आएगा थर्ड लेवल। हम फर्स्ट लेवल कर चुके हैं, केंद्र स्तर का मैंने बता दिया आपको। केंद्र स्तर पर सत्ता के हमारे कितने पार्ट थे? लोकसभा था पहला, फिर दूसरा क्या था, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये हम सारा डीप में कर चुके हैं, इसको भी रहने दीजिए। ये हो गया हमारा। अब करेंगे ये स्टेट लेवल की सरकार क्या है। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आ रहे हैं हम। फेडरल गवर्नमेंट है पहला स्तर, दूसरा क्या है स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। ये वाला पार्ट नेक्स्ट में करेंगे, आगे आपका ये आएगा, ये हो चुका है। अब इसमें क्या है कि जो हमारी पावर है, जो सत्ता है, वो 3 पार्ट में जो डिवाइड इन्होंने किए है। अब ये तो सभी को पता है, ये हमने 12th तक भी किया हुआ था, 12th तक के बच्चों को ये वाला पार्ट कराया हुआ है, ये सबको पता है। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषदें आएंगी, जिसमें बच्चा होता है कंफ्यूज कि ये क्या है। इसके बारे में तो सबने सुना हुआ है, लोकसभा बहुत फेमस है। ठीक है, राज्यसभा जो है वो भी हमारी सबको पता है। इसके बारे में ये नई चीज आएगी इस वीडियो, ये वीडियो जो है ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक नए आएंगे जो आपको अभी तक नहीं पता। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। एक बार विधानसभा देख लो, ठीक है, कि विधानसभा क्या है। ऐसी दिखती है विधानसभा, क्या बोल रहे हैं, दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। ठीक है, हंगामेदार शुरुआत के साथ कार्रवाई, मतलब यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। ये देखो जो हमारी संसद दिखाई थी, मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, वो कितनी बड़ी है, क्योंकि उसमें कितने बंदे बैठते हैं, 545 प्लस बंदे, और उसके 250 राज्यसभा के भी होते हैं। अगर संयुक्त बैठक बिठाई जाए, होता है ना कि अगर दोनों में बिल में कोई बिल है जो लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही, ठीक है, आगे उनमें मतभेद हो रहा है, तो क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन बिठाया जाता है कि दोनों को बुला के सबको बिठाया जाए। तो ये और ये दोनों टोटल बंदे एक जगह में बैठेंगे, तो कितनी बड़ी है संसद। लेकिन ये क्या है, छोटी छोटी है। हर एरिया में मान लो दिल्ली जो है हमारी, वो कितने पार्ट में बटी हुई है, दिल्ली में 70 सीट्स हैं, 70 एरिया में बटी हुई है दिल्ली, 70 एमएलए उठेंगे यहाँ से, 70 चुनावी क्षेत्र है यहाँ पे, ये मान लो। ठीक है, तो ये कि इतने ही इसका एरिया इतना ही है, छोटी छोटी होती है सारी, आपको दिखाऊंगी भी मैं, बस ये समझ लीजिए। सबसे पहले अब क्या करना है, विधानमंडल क्या है। अब देखो जैसे संसद थी, संसद हमने करा ना कल, संसद के 2 वो थे अंग मेन, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसका विधानमंडल के भी 2 पार्ट है, एक क्या है विधानसभा और दूसरी क्या है विधान परिषद। विधानसभा प्लस विधान परिषद मिलके क्या बनती है, विधानमंडल। जैसे राज्यसभा और लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, 3 चीजें मिलके क्या बन रहे थे, संसद।
उसी प्रकार से सेम उसी तरीके से स्टेट लेवल पर, ये क्या था केंद्र स्तर पर, ये क्या है स्टेट लेवल, राज्य स्तर पर विधानसभा प्लस विधान परिषद, दो चीजें मिलके क्या बनाती है विधान मंडल। ठीक है, अब क्या है ये, इसका नाम है लेजिस्लेटिव। अब देखो जो बंदे राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं एमपी, उनका नाम क्या होता है एमपी। एमपी का मतलब क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य, संसद का पार्लियामेंट कहते हैं उसका सदस्य। अब इसमें क्या है, जो बंदे इसमें बैठेंगे लेजिस्लेटिव सपोर्ट में, उनको क्या बोलते हैं हम एमएलए। इसका मीनिंग क्या है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये है एमएलए का मतलब, फुल फॉर्म उसकी। अब देखो बेटा, अब ये जो एमएलए, ये वाले भी एमएलए होंगे और जो ये वाले बैठे हैं ये भी एमएलए ही होंगे। अब क्या है, लोकसभा कितनी है हमारे देश में, सिर्फ एक, हमारे पूरे एक देश की एक लोकसभा है, जो कौन है सेंटर लेवल पे लोकसभा, संसद के अंदर जो होती है। राज्यसभा कितनी है, वो भी एक ही है ना। अब ये क्या, विधानसभाएं कितनी होंगी बेटा, जितने राज्य उतनी विधानसभाएं होंगी। 28 राज्य है ना, 28 विधानसभाएं होंगी हर एरिया की, सबकी अपनी अपनी है। दिल्ली वाली जो है उसका नाम क्या है किराड़ी, किराड़ी नाम कुछ उसका से। और विधान परिषद, अब देखो बेटा विधान परिषद कितनी होगी ना, ये तय करता है कि ये वाले बंदे मांग करते हैं इसकी कि हमें विधान परिषद भी चाहिए। विधान परिषद एक तरीके से राज्यसभा थी ना जैसे ऊपरी सदन, उसका कार्य करती थी। ये क्या है निचला सदन स्टेट लेवल पे, और ये क्या है ऊपरी सदन, सेम जैसे उस पर था ना सेंटर वाले लेवल पे कि लोकसभा निचला सदन थी लेकिन पावर ज्यादा उसके पास और बंदे ज्यादा उसके, और राज्यसभा क्या थी ऊपरी सदन, लेकिन उसका कुछ खास काम नहीं, उसके कम बंदे हैं, है ना, बस उसका काम यही है पूरा बिल जो है उसको आगे पूरा उसको एक बार देखना, उसके ऊपर रीडिंग वगैरह करवाना। ज्यादा पावर किसके पास थी, इनके पास। धन विधेयक कहाँ आएगा, इसके अंदर। धन विधेयक पैसे से रिलेटेड सारी बात कहाँ आएगी, इसके पास। सेम एज इट इज स्ट्रक्चर जो है ना हमारा, जो केंद्र सरकार वो यहीं पे भी बना हुआ है। देखो इसको देखेंगे अब एक बार, विधानसभा निचले प्रतिनिधित्व सभा है। क्या है विधानसभा, निचली प्रतिनिधि सभा है। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, ये। ठीक है बेटा, अब क्या है, इनका जो इलेक्शन है, इनके जो चुनाव होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जैसे लोकसभा वाले बंदे थे उनका हम कैसे करते थे, डायरेक्ट हम चुनते थे, उसी प्रकार एमएलए जितने होते हैं ना, इनको भी हमें चुनते हैं, हम इनको वोट डालते हैं। ठीक है, अब ये करेंगे, संसद के कार्य वगैरह कर लिए, इससे पहले वाले पार्ट में उन्हें पूरा देख लिया। सेंटर लेवल पे जो गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार में जो बैठे हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा वाले, उनके कार्य वार्य क्या थे। अब हम इनका करेंगे कि इनके कार्य क्या हैं, ये लोग कौन है, ये क्या काम करते हैं, इनके चुनाव कैसे होते हैं, इनका चुनाव स्थल कितना है, इनकी योग्यता कितनी है, इनकी अयोग्यता क्या है, बस इसमें ये करना है। आई बोल रहे हैं विधानसभा वालों की पावर्स बतानी है। अगर कार्य लिखा है तब भी यही आएगा, शक्तियां लिखा है तब भी यही आएगा। अब देखो विधायिक कार्य, सबसे पहले क्या है विधायिक, कानून से रिलेटेड कार्य। इसमें क्या है, जिस प्रकार से संसद सदन, संसद के अंतर्गत, एक तो ये कंफ्यूजन है कि संसद और सांसद। सांसद कौन होते हैं बेटा, जो संसद में बैठते हैं, जो बंदे जा रहे हैं वो कौन कहलाते हैं, सांसद। और संसद क्या है, हमारी संसद जो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, संसद है वो। ये कौन है, सांसद की बात चल रही है। जिस प्रकार सांसद संसद के अंतर्गत कानून का निर्माण में भाग लेते हैं, उसी प्रकार वहीं विधायक भी राज्य के विधानसभाओं के अंतर्गत कानून प्रक्रिया में भाग लेते हैं। विधायक कौन बता, एमएलए। सांसद कौन, एमपी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना कानून में, वैसे ये विधानसभाओं में कानून बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें पार्ट लेते हैं। ठीक है, हालांकि संसद द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण देश पर लागू होता है। संसद ने जो कानून बना दिया वो सेंटर लेवल में है ना, पूरे देश के लिए काम करेंगे वो, तो उनका बनाया गया कानून पूरे देश में लागू हो जाता है। जबकि विधानसभाओं द्वारा बनाया गया कानून केवल संबंधी राज्य में लागू होगा। अब देखो दिल्ली वाले जो कानून बनाएंगे ना, दिल्ली की विधानसभा वाले, वो दिल्ली पे ही लागू होगा और किसी स्टेट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, अतः विधायक एमएलए का प्राथमिक कार्य यही है कि वे विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले कानून का निर्माण में भाग ले। ठीक है, इनका मेन काम क्या है, विधानसभा में जो भी कानून बनेंगे उसमें पार्टिसिपेट करे, वोटिंग करे, बातचीत करे, पूरा जो विधानसभा का वो है ना कानून बनाने की प्रक्रिया, उसमें पार्टिसिपेट करे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह उल्लेख किया गया है कि विधानसभा का सदस्य उन सभी विशेष विषयों पर अपनी विधायिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है बेटा, क्या है
दिल्ली के अंदर रिलेटेड, दिल्ली से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसमें इसकी पूरी पावर है। जो एमएलए है उस एरिया से रिलेटेड दिल्ली के अंदर जितने कानून बनेंगे ना उसका उसमें पार्टिसिपेट ये करेगा, पूरी पावर है इसके पास, जो कि संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के समवर्ती सूची में विषय में आता है। अब देखो बेटा 3 प्रकार की सूचियां होती है ना, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र स्तर पर केंद्र सूची। ये वाला जो टॉपिक है ना बेटा सूचियों वाला है, 3 प्रकार की जो सूचियां, ये हमारा आगे पूरा सेपरेट है और पूरा डीप में है, वो हम करेंगे। अभी इस पे इतना वो मत करना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रही सूचियां क्या है वो हम आगे करेंगे, अभी इसको यहीं इतना ही छोड़ दो। बस ये समझ लो कि राज्य वाले जो बंदे हैं ना, राज्य सरकारें जो हैं, जो हमारी जैसे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार है, वो ना सिर्फ और सिर्फ कानून किन पे बनाएगी, राज्य सूची के कानून के अधिकारों पे, ठीक है। और समवर्ती सूची में, समवर्ती क्या होती है जिसमें दोनों काम करते हैं, राज्य क्या होती है ओनली राज्य वाले। केंद्र सूची जो है ना उस पे कानून पे ये कुछ नहीं बना सकते। केंद्र सूची में कौन से टॉपिक्स आते हैं, हाई लेवल वाले, जैसे आर्मी वाले, ठीक है, किस हमारे देश का दूसरे देश से क्या संबंध है ये वाले, कि देश कैसा व्यवहार करेगा सामने वाले देश से, किसी देश से वॉर जैसी सिचुएशन है उसके ऊपर पूरा बातचीत करना, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार की सूची है ना ये हम आगे डीप में करेंगे। बस अब इतना समझ लो कि सूचियां बनी हुई, लिस्ट बनी हुई एक प्रकार से, जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम कौन कौन से कानून बना सकते हो। तो राज्य सूची में जो जो टॉपिक्स आएंगे ना उस पर कानून बनाएंगे, प्लस समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा हो गया, फूड से रिलेटेड हो गया, विकास से रिलेटेड हो गया, ये सारे टॉपिक आएंगे। इन दोनों सूचियों में ये विधानसभा वाले कार्य करेंगे, और जो केंद्र सरकार वाले होते हैं वो तीनों पे करते हैं, ठीक है। वो राज्य में भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र लेवल वाले हैं, उनके अंदर सब आते हैं, पूरे देश की जनता उसमें आ रही है। इसमें राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषय, कानून व्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य, ये बता दिए उन्होंने, ये सारे टॉपिक्स आएंगे इसके अंतर्गत। राज्य सूची के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, वाणिज्य मतलब बिजनेस से रिलेटेड, सिंचाई, कृषि, जबकि समवर्ती सूची के अंदर आने वाले जैसे कि उत्तराधिकारी विवाह, ठीक है, शिक्षा। हालांकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ही कानून बनाती है, ठीक है। अब केंद्र जो है ना उसके पास ना हर मामले में ज़्यादा ही पावर है, क्योंकि केंद्र स्तर पे पूरे देश की सरकार है वो, ठीक है बेटा। अब ये सूची वाला आगे करेंगे, इसको छोड़ दो टॉपिक अभी। परंतु दोनों सरकारों के बीच में टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार कानून को महत्व माना जाता है। जो मैंने अभी बात बोली है कि देखो बेटा केंद्र के पास ज़्यादा पावर है ना। तो ये कि अगर टकराव की सिचुएशन भी होती है, कुछ ऐसे बढ़ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, जैसे ऑब्वियस ही बात है सेंटर में हमारी किसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी वालों की, मोदी सरकार, और दिल्ली में किसकी है, केजरीवाल की। दोनों जानी दुश्मन है, कट्टर दुश्मनी है दोनों के बीच में। तो ये कि टकराव तो होगा ही, वो जो भी करेंगे उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट वाली पार्टी है ना, दोनों विपक्षी पार्टी है एक दूसरे के, तो जो भी वो करेंगे उसके खिलाफ ही बोलेंगे। तो उनके बीच टकराव की जो सिचुएशन बनेगी उसमें अगर कानून को महत्व किसी को दिया जाएगा तो केंद्र वालों को ही दिया जाएगा। क्या इसके अलावा भले ही राज्य सरकार को राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों में कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है, परंतु राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो इस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के आधार पर काम कर सकती है। अभी क्या बोल रहे बेटा कि केंद्र वाले किस पे काम करेंगे, केंद्र सूची पे प्लस समवर्ती सूची पे। राज्य वाले किस पे करेंगे, राज्य सूची पे प्लस समवर्ती सूची पे। लेकिन क्या है, अगर मान लो राष्ट्रपति ने यहाँ पर संवैधानिक विफलता बोल के राज्य में आपातकालीन जैसी सिचुएशन लगा दी, तब क्या होगा, जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सूची पर भी काम कर सकती है। तो ये क्या कि उसको मोर पावर, जो ज़्यादा उसकी पावर है ना उसको दिखा रहा है ये। धन विधेयक, अब देखो धन विधेयक क्या है, विधान परिषद और विधानसभा दो चीजें हैं ना, उसमें से सबसे पहले धन विधेयक कहाँ आएगा, विधानसभा में। विधानसभा के सदस्यों को विधेयक, विधान परिषद के सदस्यों की अपेक्षा धन विधेयक पर अत्यधिक अधिकार होता है। क्या बोल रहा है बेटा, विधानसभा वालों को जैसे लोकसभा वालों को ज़्यादा अधिकार है, सेम एज इसमें भी है। विधान परिषद के सदस्यों के अपेक्षा ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि धन विधेयक केवल विधानसभा के में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, जैसे लोकसभा का सीन है, विधान परिषद में नहीं, ठीक है, जिसके कारण विधानसभा को राज्य स्तर पर पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त है। पैसे से रिलेटेड सारी चीज़ें इनके पास में आ जाएंगी, क्योंकि इनको हमने चुना है ना, एमएलए जो गए विधानसभा वाले, इनको हमने डायरेक्ट चुना है, विधान परिषद वालों को हमने नहीं चुना। अतः सभी प्रकार के अनुदान और कर, अनुदान क्या होता है, टैक्सेस वगैरह जो सारे गए हैं, कर वो जुटाने और संबंधी प्रस्ताव विधायकों द्वारा
अधिकृत होता है, विधायक और एमएलए द्वारा होता है। पैसे कितना कहाँ से आएगा, कितना कहाँ जाएगा, वो सब ये डिसाइड करेंगे। साधारण विधेयक, साधारण में क्या आ रहा है बेटा, धन विधेयक के अलावा विधेयकों को साधारण विधेयक को विधानसभा या विधान परिषद में किसी में भी सदन में पारित किया जा सकता है। जो साधारण है, धन विधेयक के अलावा नॉर्मल किसी चीज पे, उसको कहीं पे भी किया जा सकता है। साधारण धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों को विधानसभा या विधान परिषद में किसी में भी सदन में पारित किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल बिल होते हैं वो राज्यसभा में चले जाए, लोकसभा में जाए, कहीं पे भी कर सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे कि उसको नॉर्मल बिल्स को यहाँ पे भेजा जाता है। विधान परिषद साधारण विधेयकों को कुल 4 महीने के लिए ही लंबित कर सकती है। विधान परिषद वाले जो है नॉर्मल बिल को 4 महीने तक उसको डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं कि 4 महीने तक डिले कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, विधान परिषद वाले जो हैं वो विधेयक को समाप्त नहीं कर सकते कि तुमने उस बिल को समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जबकि विधान सभा के सदस्यों के सहमति से ही विधेयक को कानून के रूप में दिया जा सकता है। इनकी सहमति से ही उसको कानूनी रूप दिया जा सकता है। अतः इस प्रक्रिया में विधानसभा वाले जो जिनका 5 साल का कार्यकाल है, एमएलए बैठे हैं यहाँ पे, उसको विधान परिषद से ज्यादा वरीयता प्राप्त है। मतलब ये कि उससे ज्यादा पावर है। जैसे लोकसभा वालों के पास ज्यादा पावर है ना राज्यसभा वालों से, निचला सदन है वो, लेकिन क्या है, पावर उनके पास ज्यादा है। सेम एज यहाँ पे विधानसभा निचला सदन है, लेकिन पावर किसके पास है, इनके पास ज्यादा है, संख्या इनकी ज्यादा है, इनको हमने डायरेक्ट चुना है। अब क्या, कार्यकारिणी शक्ति है, काम से रिलेटेड। विधानसभा अतः विधायक जो एमएलए हैं उनके कुछ निश्चित कार्यकारी शक्तियां होती हैं, इनकी फिक्स्ड होती हैं। ये विधायक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को नियंत्रण करते हैं। जो भी सीएम बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन, सीएम, चीफ मिनिस्टर जो है, उसके द्वारा, और उसका जो मंत्रिमंडल है, जिसने मंत्रिमंडल बनाया, उसके जो डिसीजन है उसका नियंत्रण करना, उसको देखना, उस सब का काम ये एमएलए वाले संभालेंगे। विधायक अपने कार्यकारिणी शक्तियों का प्रयोग करके सत्तारूढ़ सरकार को अपने सभी फैसलों के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। जो भी ये फैसले लेंगे उसके प्रति सरकार जो है उसको जवाबदेह बनाते हैं। यदि सरकार ने किसी नीति में ये किसका चुनाव करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स का, ठीक है। अब ये क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें हम भाग नहीं लेते, एमएलए लोग भाग लेते हैं जिनको हमने चुना है, ठीक है। विधायक भाग लेंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो ये इनकी ये है विधानसभाएं हैं, उसमें अध्यक्ष कौन है, स्पीकर कौन है, उपाध्यक्ष, वाइस स्पीकर कौन है, उसका चुनाव करेंगे ये। राज्य विधानसभा परिषद में कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों का विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। विधान परिषद वाले कौन है, इनका भी चुनाव में ये वाले लोग पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा वाले, ठीक है। इनको हमने चुना है, अब ये इनको चुनेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है, ठीक है बेटा। पूरी की जो राज्यसभा है वो किसके आधार पर बैठती है, इनके वोटों के आधार पर, इनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है ये न्यायिक शक्तियां, बस न्याय से रिलेटेड कितनी है और अन्य शक्तियां। अब क्या है, विधानसभा सदस्यों का कुछ अन्य न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं, ठीक है। विधानसभा को एक संस्था के तौर पर भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा के इन विशेषाधिकारों को अवहेलना करता है तो विधानसभा के सदस्य उस व्यक्ति को बहुमत से दंड दे सकते हैं, पनिशमेंट दे दी। किसी ने कुछ गलत किया, कुछ अनफेयर कर दिया तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। इनके पास विशेष अधिकार है कि उसको निकाल दिया, निलंबित कर दिया, ऐसे इस प्रकार से। विधानसभा अन्य शक्ति में क्या है, विधानसभा सदस्यों को इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य शक्तियां भी दी गई है। क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा 2/3 मत के प्रस्ताव पारित करने पे विधान परिषद की स्थापना या उसके समापन के लिए संसद को कहना, या तो उसे हटा दो, विधान परिषद को वोट करके 2/3 वोट होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो बनाई भी जा सकती है प्लस हटाई भी जा सकती है। ये इसके पास पावर है कि विधान परिषद वालों को बनवाना या हटवाना। विधानसभा द्वारा कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोगों की शक्तियां बढ़ा भी सकते हैं प्लस घटा भी सकते हैं, ठीक है, कानून बनाकर। विधानसभा सदस्य विभिन्न
समितियों की नियुक्ति भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या, संविधान में शक्तियों का पृथक्करण, कि कैसे इसको बांटा गया ये करेंगे। अब देखो बेटा, अब आ रहा सूचियों वाला टॉपिक। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सूचियाँ क्या है। अब ये 3 प्रकार की सूचियाँ हैं कि कानून कौन कैसे बनाएगा। संसद में हमने लोगों को भेज दिया, प्रतिनिधि भेज दिए। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो कुछ भी बना देंगे। क्या वो बनाएंगे ना, उसकी एक रूल लिस्ट, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, वो फिक्स्ड है। तो ये है केंद्र स्तर पर, कि केंद्र स्तर वाले सिर्फ इन टॉपिक्स पे बना सकते हैं, ठीक है। अब बनेगी राज्य सूची। राज्य जो हमारे 28 राज्य है वो इस पे काम करेंगे। और एक बनेगी समवर्ती सूची। समवर्ती क्या होती है बेटा, देखो, केंद्र प्लस राज्य दोनों जिस पे काम कर सकते हैं ना, वो होगी समवर्ती सूची, ठीक है। जैसे हो गया न्याय, न्याय के बारे में राज्य वाले भी फैसले ले सकते हैं, प्लस जो केंद्र है हमारी वो भी फैसले ले सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा देखो ऐसा टॉपिक है, उस पर कोई भी फैसले ले सकता है, कुछ उसमें गलत नहीं होगा। ट्रेड यूनियन, बिजनेस से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, ठीक है, जंगलों से रिलेटेड, सारे टॉपिक ऐसे हैं, ये समवर्ती सूची के अंदर आ रहे हैं। अब जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे ना, हाई लेवल वाले, वो जाएंगे केंद्र के पास। क्योंकि देखो केंद्र जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्य किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य का, एक पूरे स्टेट का, जिसमें लोग जो स्टेट के उस लोग जो स्टेट के लोग हैं उनका। लेकिन केंद्र वाले किसका है, पूरे देश का। तो क्या है, रक्षा, आर्मी वाले हो गए सारे, तीनों आर्मी हमारी, ठीक है, जल थल और वायु वाले, तीनों इसके अंदर आएंगे। राज्य को उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो जैसे पीएम मोदी है, केंद्र में बैठे हुए हैं, वो लेंगे फैसला कि हमारी सेना अब अगला स्टेप क्या लेगी, हमारी सेना क्या करेगी। केजरीवाल जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के हमारे सीएम हैं, वो आर्मी वालों को कोई कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते, कुछ इस पे पॉलिसी नहीं बना सकते, कुछ इस पे बिल नहीं बना सकते, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हाई लेवल का टॉपिक है। दूसरा हाई लेवल का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि हमारे दूसरे देश से कैसे संबंध होंगे। इसमें कोई भी राज्य कुछ नहीं बोल सकता, कोई पॉलिसी नहीं बना सकता, ठीक है। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है ना, वो बताएगी कि क्या करना है, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्लस हमारी जो केंद्र स्तर पर कैबिनेट बैठी हुई है ना, कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरी, हाई लेवल वाले जो नेता बैठे हैं वो बात करेंगे इस पे कि हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। विदेश मंत्री बात करेगा, ठीक है। बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है बेटा, देश की जो हमारा देश है मान लीजिए, इसकी जो सीमाओं पे बंदरगाह बने होते हैं ना, यहाँ पे जल है पूरा, जो जहाँ पे आके रुकते हैं वो पुल वुल, जहाँ पे आके सारे वो रुकते हैं ना जहाज, वो बंदरगाह कहलाता है। वो वाले एरिया पे कैसे करना है, उसको कैसे संचालित करना, उससे रिलेटेड सारे काम, प्लस उसके कानून वगैरह ये बनाएंगे। रेलवे, रेलवे देखो बेटा पूरे देश में घूमती है, ऐसे नहीं सिर्फ राज्य में, पूरे देश से कनेक्ट होती हुई जाती है, पूरे देश की है वो, इसलिए ये वाला बड़ा टॉपिक जो है केंद्र के पास आएगा। हवाई हाईवे पूरे देश में जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े होते हैं, कोई उसमें छोटी चीज़ नहीं है कि सिर्फ राज्य में, पूरे देश को एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहे, फिर दूसरे राज्य को तीसरे राज्य से जोड़ रहे, इसलिए हाईवे वाला टॉपिक बड़ा है। संचार व्यवस्था वाला, ये सारे बड़े टॉपिक इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे। अब इसमें क्या है बेसिक के, इन्हीं टॉपिक पे केंद्र कानून बनाएगी, प्लस इस टॉपिक्स में राज्य कानून बनाएंगे, और इस पे दोनों बना सकते हैं। अब देखो संघ सूची क्या कह रही है आपकी, संघ सूची में वर्णित विषयों में संबंध में बेटा किन की बात करेंगे। अब हम इसमें संसदीय समितियों की, संसद की जो समिति है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पीछे पढ़ चुके हैं, अब डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि संसद की समितियों का काम क्या है, जांच का, जांच पड़ताल का। संसद की समितियों में आती कौन है बंदे, सारे विशेषज्ञ, हाई लेवल वाले, नॉलेज वाले, सारे यूपीएससी करके जो बच्चे जाते हैं ना आईएएस वाले, वो आते हैं इसमें, सारे सचिवालय आएंगे, तो सचिव कहा जाता है, आईएएस को हिंदी में क्या कहा जाता है, सचिव। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सचिव जो है ये कैसे, इनकी उत्पत्ति वगैरह कैसे हुई, कितने प्रकार की समितियां बैठती है, ये सब। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2 समितियां करी हैं, स्थायी समिति प्लस तारदर्श समिति। स्थायी कौन सी होती है, जो हमेशा परमानेंट होती है, और तारदर्श वाली क्या होती है, सिर्फ कुछ समय के लिए किसी एक खास टॉपिक पे बिठाई जाती है। सुनने में आता है ना बार बार सरकार वाले ऐसे बोलते हैं कि हमने समिति का गठन कर दिया है, वो जांच पड़ताल करिए। उनका काम करता है उस पूरे टॉपिक की डीप में पूरी स्टडी करना कि ये क्या टॉपिक है, कैसे इसका क्या करना है, ऐसे। अब उन्हीं समितियों की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो इसका क्या है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में संसदीय समितियाँ, ठीक है, इसकी जड़ें ब्रिटिश संसद से खोजी जा सकती है। ब्रिटिश वालों से हमने ये वाली चीज़ ली है, देखी जा सकती है कि वहाँ पे थी वाली चीज़। विधायी समितियों का पूर्व प्रस्ताव 1990 में मोटेंग्यू जेम चेल्मसफोर्ड, ठीक है, इनके द्वारा सुधार में निहित है, जिनसे समितियों की स्थापना की सिफारिश की ताकि निर्धारित विधायक सरकार की प्रक्रिया से
अधिक परिचित हो सके, ठीक है, और प्रशासन के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से परिचित हो सके। क्या बोले बेटा, जो विधायक है, जो हमारे सांसद वगैरह जो विधायक है, वो इसकी जो कानून की जो प्रक्रिया है, सरकार की जो प्रक्रिया है, उससे अधिक परिचित हो सके, उन्हें अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि पढ़े लिखे विशेषज्ञ कौन होते हैं, ये समिति वाले, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते। सबके लिए नहीं कह रही, आधे लोग पढ़े लिखे भी जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह गए हुए हैं संसद में, लेकिन अधिकतम आधे से ज़्यादा लोग बिना पढ़े लिखे लोग भी हैं जो चुनाव जीत के गए हुए हैं, ठीक है। स्थायी समितियों का जन्म सबसे पहले प्रांत स्तर पर हुआ था, ठीक है, सबसे पहले प्रांत स्तर पर 1920 में हुआ है। 22 में केंद्र तक पहुंच गई। यह समय 4 संसदीय समितियां थी। इस समय क्या थी, 4 संसदीय समितियां थी, गृह वाली, राजस्व और कृषि, वाणिज्य अथवा उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य से रिलेटेड, 4 थी ओनली उस टाइम पे। ये समितियां औपचारिक, निर्वाचित और शक्तिशाली निकाय थी। निर्वाचित मतलब इनको चुना जाता था, एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवा के इनको सिलेक्ट किया जाता था, और शक्तिशाली पावरफुल निकाय थी। प्रत्येक में 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता था। हमेशा क्या होता था, 1-1 वर्ष की अवधि के लिए इनको चुना जाता था, और 5 सदस्य शामिल होते थे। 5 बंदों की एक बैठक ही होती थी समिति। ये 2 राज्य परिषद और 3 विधानसभा से थे, ठीक है। 2 बंदे कहाँ से आएंगे, राज्य परिषद से, और 3 कहेंगे विधानसभा से। ये सदस्य नीति के प्रमुख प्रश्नों सहित सभी विधेयकों पर विचार किए करती थी। जो भी विधेयक है आपको, उसके प्रमुख प्रश्न क्या है, विधेयकों के विचार वगैरह सब उसके ऊपर डीप स्टडी करते थे और वार्षिक रिपोर्ट जारी करते थे। हालांकि ब्रिटिश शासन के तहत ये विशुद्ध रूप से सलाहकार निकाय थे। पहले क्या थे, सिर्फ पूरे तरीके से सलाहकार, जो सलाह देते हैं, उनका काम था इनका, और उनकी कार्यवाही पूर्ण तरह से गोपनीय होती थी, मतलब किसी को बाहर कुछ बताया नहीं जाएगा। 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के बाद क्या होता बेटा, हस्तांतरण मतलब क्या होता है, बदल जाना। वो गए अंग्रेज, उनके बाद हम आ गए, उनके बाद क्या हुआ, समितियों की प्रकृति में कई वास्तविक परिवर्तन आए, हमने चेंज कर दिया, परिवर्तन आने लग गए। संविधान को अपनाने के बाद 1950 में भारत में एक गणराज्य बना दिया गया। मंत्रालय के कार्यों का बजाय संसद के सचिवालय, क्या बोल रहे, सचिवालय, संसदीय सचिवालय के कर्मचारियों ने विधायी सहायक कर्मचारियों के रूप में कार्य किया। अब जो विधायी प्रक्रिया है, पूरा लॉ का प्रोसेस है, उसमें हेल्प के लिए कर्मचारियों ने सहायक की भूमिका निभाई। किन्होंने, सचिवालयों ने, संसद के सचिवालयों ने। स्वतंत्र भारत में लोक लेख समिति का गठन अप्रैल 1950 में किया गया। कौन सी समिति, लोक लेखा समिति। संसदीय समिति अपनी शक्ति, अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार के अनुच्छेद 180 में ये सब इनमें कहा गया, ठीक है बेटा। अनुच्छेदों के नाम बता रहे हैं, इतना डीप मत जाओ, ये सब मत करो, बस ये देख लो कि इन समितियों का काम क्या है। अब नेक्स्ट करेंगे समितियों का महत्व। इनका महत्व क्या है, काम तो आपने देख लिया, इनका काम क्या, सलाहकारी काम करना, कि उनको सलाह देना, हेल्प करना उनके काम में, क्योंकि उनका काम बहुत कठिन होता है, उसको तय सीमा के अंदर, तय समय के अंदर वो काम पूरा करवाना, ठीक है। तय समय सीमा में काम करवाने के लिए एक लोगों का काम क्या, हेल्पर्स के तरीके थे, ठीक है, पूरी जांच पड़ताल करना। अब क्या है, इनका महत्व क्या है, देखो, संसद के कार्यों में सामान्य बिठाना, सामान्य क्या, तो बेटा कोऑर्डिनेशन, जो संसद का काम है उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहा है। ऐसे कार्य शामिल है जो प्राकृतिक और विविध है। चूंकि संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों के लिए लगभग 100 दिनों के लिए ही मिलती है। संसद क्या है, 3 सत्र में बैठते हैं संसद के, ठीक है। हमारे पूरे कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं, उसमें से केवल 100 दिनों के लिए ही मिलती है संसद, 100 दिनों के लिए बैठती है इसका सत्र। इसलिए यह कानून के वितरण पर विचार करने के लिए विफल रहते हैं। समय सीमा कम है, अब ये कितना करेंगे, देखो कानून की जब इनकी बैठक होती है संसद वालों की, तो यहाँ पे विपक्ष बैठा है, पक्ष बैठा है, आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, काम नहीं हो पाता, ठीक है, बहस चलती रहती है, चर्चा में वो डिस्टर्ब करते, नहीं हो पाता काम। तो ये कि बहुत कम टाइम है, 100 डेज के हिसाब से, 3 सत्रों के हिसाब से वो जो ये बिल है उसके ऊपर पूर्ण जानकारी, पूर्ण गहन अध्ययन नहीं कर पाते, उसमें वो विफल है पूरी तरीके से।
इस प्रकार संसदीय समितियां संसद के कामकाज को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी गई है, ठीक है, क्योंकि बिना इनके संसद काम कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं कि वो पूरी बिल को, पूरी जनता की आकांक्षा को समझ सके। ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये इनको पूरी रिपोर्ट्स वगैरह बना के सब कुछ ये करके देते हैं, फिर आगे बिल जाता है वोटिंग के लिए, जिसमें वो अपनी राय रखते हैं, सिर्फ बना के सारा काम करके ये देते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छे सरकार का होना इस बात पे तय करता है, इस बात पे निर्भर है कि कितना अच्छा प्रशासन है। जो ये समितियां बनी हुई है प्रशासन व्यवस्था में आती है, जितना अच्छा प्रशासन होगा, जितने कुशल इनके वर्कर्स होंगे ये वाले, उतनी अच्छी सरकार चलेगी, उतने अच्छे बिल आ पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, विस्तृत जांच के लिए साधन। विस्तृत जांच होती है, डीप तुम उसकी जांच करना चाह रहे हो उसके लिए। समितियों की रिपोर्ट, समितियों को भेजे गए विधेयकों पर मूल्यांकन, पूरा जो विधेयक आते हैं, जो बिल्स आते हैं, उन पे पूरा डीप नॉलेज उस पर क्या मूल्यांकन करना, अच्छी तरह से शोध करना। शोध का होता है बेटा रिसर्च, एक तरीके से सर्वे करना उसका। फिर क्या उसकी जानकारी प्रदान करती है, उसकी रिपोर्ट आगे करती है। स्थायी समितियां जो फिक्स्ड होती है ना बेटा, उनके अलावा तारदत समितियां, तारदत कुछ समय के लिए, टेम्पररी वाली, उन विशेष विषयों पर रिपोर्ट की जांच करने के लिए गठित की जाती है, ठीक है। जो भी तुम्हारा टॉपिक है उसके लिए पूरी जांच पड़ताल के लिए गठित होती है, जिनके आगे संसद को भेजा जाता है। फिर क्या होता है, पूरी रिपोर्ट बना के ये संसद को भेज देती है। ये समितियां विशेषज्ञों की सलाह और यहाँ तक कि कई बार जनता की राय पर भी प्रदान होती है। जनता क्या चाह रही है ये, प्लस विशेषज्ञ जिनके पास डीप नॉलेज है, जो बंदा उसका मतलब मान लो पीएचडी कर रखी है, प्रोफेसर है उस टॉपिक का, उनकी राय, उनकी सलाह के ऊपर होती है ये पूरी। नेक्स्ट क्या बेटा, अंतर मंत्रालय समन्वय। समन्वय क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन बिठा रहा मंत्रालय के अंदर। संसदीय समितियां अंतर संबंधी विभागों के मंत्रालय मंत्रियों के साथ, ठीक है, मिलकर विधायक की जांच करती है। जितने भी बिल्स आए, जितने भी विधायक आएंगे उनकी जांच करेंगी, विधेयकों की। वार्षिक रिपोर्ट और दीर्घकालीन योजनाओं पर विचार करके और यहाँ तक कि संसद में रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कार्य करती है। सब कुछ मतलब इनके ऊपर पूरा ही काम इनके ऊपर आ रहा है। सबसे पहले लघु संसद के रूप में कार्य करना। लघु मतलब क्या, एक तरीके से मान लो जो संसद का स्ट्रक्चर है उससे छोटा स्ट्रक्चर इनका मान लो, लघु संसद के रूप में कार्य कर रही है एक, ठीक है। संसदीय समिति लघु संसद के रूप में कार्य करती है ताकि इसमें दोनों संसदों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, जिसके विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य लघु, ठीक है, इसमें क्या है बेटा, बंदे चुन के भी आएंगे, प्लस समितियों के अंदर इनके सदस्य भी ऐड होंगे जो इस काम की करेंगे, जांच पड़ताल, इसमें हेल्प करेंगे, क्या काम कैसे करना है। ये सदस्य लोक लघु भावन मांगों के लिए निर्धारित होते हैं, ठीक है। विस्तृत जांच के लिए साधन, सारी जांच पड़ताल ये करेंगे। अंतर मंत्रालय समन्वय। चलिए बेटा नेक्स्ट करेंगे संसदीय समितियों के प्रकार। अब क्या करेंगे, प्रकार, कितनी प्रकार की होती है। दो तो मैं पूरा आपको करा चुकी हूँ, स्थायी जो परमानेंट होती है, तारदत्त वाली कौन सी होती है, जो टेम्पररी होती है, प्लस अन्य कुछ एक्स्ट्रा समिति होती है, उनके बारे में भी करेंगे हम। 3 प्रकार की समितियां होती है, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रकार में सबसे पहला किसका प्रकार करेंगे, तारदत्त समिति वाला प्रकार, जो मैं करा चुकी हूँ आपको, बस एक बार रीड कर लेते हैं इसको। संसदीय समितियां नीति निर्माण के संसद में दिशा निर्देश करती है। क्या करती है, इनका काम क्या था, दिशा निर्देश का, समन्वय का, जांच पड़ताल का, रिपोर्ट तैयार करने का, ये सारा इनका काम है। और सुझाव देती है, सुझाव देना, सलाह देना। संसदीय समितियां को मोटे तौर पर तारदत्त समितियां, स्थायी समितियां और अन्य समितियों में वर्गीकृत किया जाता है। मोटे तौर पर इन सब में किया जा रहा है, इससे भी ज्यादा डीप होता है बेटा, लेकिन अभी आपके सब्जेक्ट में उतना नहीं है, बस आप 3 पे ध्यान रखो, ना परेशान हो जाओगे। तारदत्त समितियों का गठन विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, विशेष कोई तुम्हारा खास उद्देश्य है उसके लिए किया जाता है, और कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग भी कर दिया जाता है। काम खत्म, समिति खत्म, ठीक है। संसद को किसी चयनित संसदीय समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समितियों को विधेयक सौंपने का विशेष अधिकार प्राप्त है। मान लो दोनों सदनों के विशेष समिति को बुला के उसको विधेयक सौंपने का विशेष अधिकार उनको सौंप दिया कि ये विधायक है, इसको ठीक करके इसको पूरा काम, पूरी जांच पड़ताल करके दो। संयुक्त संसदीय समिति है, विशेषज्ञों, संघों,
इच्छुक पार्टियों में सार्वजनिक निकायों के मौखिक और लिखित समक्ष प्राप्त करती है। जो भी ये पूरी रिपोर्ट होगी मौखिक मुंह से या लिखित रूप से प्राप्त करती है। ठीक है। बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए पहली बार 1987 में, ठीक है, कब 1987 में संसदीय समिति जेसीपी का गठन किया गया। कोई घोटाला हुआ है बेटा, ठीक है। अब इस घोटाले की जांच के लिए 1987 में संयुक्त समिति बिठाई गई, जो कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों की थी, उनको बिठाई गई। उसका नाम क्या था? जेपीसी। इसका गठन किया गया कि इसकी जांच पड़ताल करो, घोटाला किसने किया, कैसे किया, पैसा कहाँ गया, उस सबकी पूरी जांच पड़ताल करो। जब केस सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन था आरोपी, फिर समिति खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब करेंगे स्थायी समिति। स्थायी वाले क्या होते हैं? परमानेंट। ठीक है। तारदत्त समिति से काफी अलग है। काफी क्या, उसके अपोजिट है, मान लो ये। स्थायी समिति प्रकृति और नियमित होती है। क्या होती है? नियमित, फिक्स्ड, और कार्य की समाप्ति के बाद भी भंग नहीं होती। ये अपनी जगह पे रहेंगे। समय समय पर संसद अधिनियम और प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के लिए गठित होती है। समय समय पर पूरी संसद में जब 3 सत्र होंगे, तीनों सत्र में कार्यवाही, हर वक्त काम करना, पूरे साल भर काम करने का इनका काम है। राज्यसभा लोकसभा अपनी अपनी स्थायी समितियां हैं। राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास अपनी अपनी पर्सनल समितियां। 1993 तक 17 विभाग संबंधित स्थायी समितियों का गठन किया गया था। ठीक है। 17 समितियां बन चुकी थी, जो कि 2004 में कुल 24 हो गई। ठीक है, बढ़ गई, 24 हो गई। भारत सरकार विभिन्न मंत्रालय और विभागों की स्थायी समितियों के अधिकार क्षेत्र आते हैं। ठीक है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में स्थायी समितियों के अधिकार भी आते हैं। कुल 24 समितियों में से 8 का नियंत्रण राज्यसभाएं करती हैं। ठीक है, 24 में से 8 किनके पास है? राज्यसभा वालों के पास, जिसमें वाणिज्य, उद्योग, गृह मामले, मानव संसाधन विकास, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, परिवहन, कल्याण, ये सारे टॉपिक शामिल है। ठीक है, राज्यसभा वाले में। दूसरी और बाकी समितियां जैसे कि कृषि, वन, कोयला, इस्पात, रक्षा, विशेषज्ञ, विदेशी मामले, प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक, न्याय वाले, सब इसमें लोकसभा वाली में सम्मिलित है। सारे टॉपिक्स को लिख लो बेटा, हेडिंग डालो राज्यसभा वाली, नीचे डालो लोकसभा की हेडिंग, सारे टॉपिक्स लिख लो कि कितनी समितियां किसके पास है। टोटल 24 है, जिसमें से कितनी इसके पास थी? 8, तो बची हुई कितनी हो गई? उसके पास हो गई। ठीक है, किसके पास क्या अधिकार आ रहे ये लिख लो। ठीक है, पेपर में आपका आएगा तो आप क्या करोगे? स्थायी समिति अलग से लिखोगे, तारदत्त समिति अलग से लिखोगे, अन्य समिति अलग से लिखोगे। वो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, स्थायी समिति में 47 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। स्थायी समिति में 45 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। लोकसभा अध्यक्ष 1 वर्ष की अवधि के लिए निचले सदन में 30 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 30 सदस्यों को क्या है? मनोनीत कर रहे लोकसभा का अध्यक्ष जो है, जो उसका स्पीकर है। अन्य समितियां करेंगे। ठीक है, पूरा टॉपिक हम कर चुके हैं। स्थायी समिति क्या है, तारदत्त समिति क्या है, किसके अंदर कौन सा अधिकार आ रहा है, कौन किस टॉपिक पे काम करेंगे। अब अन्य समिति वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा। अब क्या बोल रहे हैं? अन्य समिति कार्यपालिका पर निगरानी रखने का कार्य करती है। कार्यपालिका वाले जो हैं, जिनका काम है काम करना, कार्यपालिका वाले, उनके ऊपर क्या है? निगरानी रखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका काम है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न समितियां। अनुमान पर समिति। ठीक है, इसमें क्या है? यह समिति 1950 में स्थापित की गई थी और इसके आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों का विश्लेषण करने का उद्देश्य निचले सदन के 30 सदस्य शामिल थे। उसमें 30 मेंबर्स होते हैं। ये प्रशासन में दक्षता लाने के लिए सिफारिशों और सुझाव देती है। जो हमारी प्रशासन व्यवस्था, जो कार्यपालिका, वो कैसे काम करेगी, उसको सुझाव देना, उसमें दक्षता, उसको ठीक करना और अच्छा करना, कुशल करने का काम इनका है। अब तक इसमें 1922 से अधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, ये नंबर देख लो, इतनी प्रस्तुत कर दी इसने रिपोर्ट। सार्वजनिक उपकरणों पर समिति सार्वजनिक काम से रिलेटेड काम करेगी जो। ठीक है, यह समिति जनता द्वारा उपकरणों को, रिपोर्ट का और खातों का आकलन करके जिम्मेदार लेती है। सारा काम करना इसका काम है सरकारी उपकरणों पर। यह इस बात की जांच करती है कि सार्वजनिक संस्थाओं का प्रबंधन, सार्वजनिक जितनी भी संस्थाएं वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, अनुसार काम किया जा रहा है या नहीं। सार्वजनिक संस्थाओं पर ध्यान रखेगी ये।
लोक लेखा समिति, इसमें क्या कर रहे हैं, यह समिति सरकार के विभिन्न विभागों के लिए एक प्रभारी के रूप में काम करती है, ठीक है, ताकि ये जांच की जा सके कि संसद द्वारा किया गया धन का उपयोग मांग के दायरे में किया जा रहा है या नहीं। लोक लेखा वाले क्या कर रहे हैं, धन की जांच करेंगे कि धन जो मांगा जा रहा है वो ठीक है कि गलत। यह सरकार के विनियोग खातों को, ठीक है, संबंध के लिए नियंत्रित महालेख परीक्षण द्वारा तैयार करने की लेख परीक्षा रिपोर्ट का विश्लेषण करती है। पैसों से रिलेटेड जितना भी केस आएंगे वो इसका काम है, उसकी जांच पड़ताल करना। व्यापार सलाहकारी समिति, ठीक है, व्यापार से रिलेटेड जितने भी सलाह देने उसका काम कौन करेंगे, व्यापार सलाहकारी समिति, ठीक है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प संबंधी समिति, गैर सरकारी संसदों को जो भी है उनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी उसका काम देखना, वो सारा ये करेंगे, मतलब जितने भी विपक्ष वाले बंदे आएंगे उनका। ये लिखा ना, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर प्रस्ताव पर काम करना, ठीक है। ये क्या करे, व्यापार से रिलेटेड सारे सलाहकार, व्यापार में से रिलेटेड जितने भी विधेयक आएंगे उनकी सलाहकार का काम इनका है। विशेष अधिकार समिति, इनके पास का विशेष अधिकार समिति उन मामलों पर संदर्भ करती है जो सदस्य द्वारा विशेष अधिकार उल्लंघन पर विचार होते हैं। किसी ने अपने विशेष अधिकार को उल्लंघन करा, उससे रिलेटेड टॉपिक पे ये करेंगी। समिति प्रश्न पूछ सकती है, जांच कर सकती है, सब कुछ। सरकारी आश्वासनों पर समिति, सरकारी आश्वासन क्या होते हैं, सरकार ने जो जनता से वादे करे वो। समिति देखभाल करना कि क्या मंत्री द्वारा किए गए वादे पूरे हुए भी कि नहीं हुए, जो उन्होंने बोला था वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको क्या करना चाहिए, अब सलाह कैसे दे, कैसे ठीक करवाएं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर समिति, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कितना लाभ हुआ, प्रत्येक लोकसभा की अवधि के लिए गठित समिति इस समिति की संरचना चरित करती है, उनके केंद्र राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह की जांच के लिए इसको रखा जाता है। याचिकाओं की समिति, याचिकाएं क्या होती है, PIL वाली याचिका समिति में याचिकाओं की जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति का अभिवेद नियमों के अंतर्गत है। अब जो भी याचिका आ रही है वो ठीक भी है कि गलत है, उसकी जांच करना इस समिति का काम है, ठीक है। अधीनस्थ विधान पर समिति, ये क्या है, समिति भारतीय संविधान द्वारा प्रदान या संसद द्वारा कार्यपालिका को सौंपा गया नियमों और विनियमों की जांच करती है। जो भी ना काम वाम दिया गया उसकी जांच करना। समिति इस नियमों का उचित प्रयोग सुनिश्चित करती है, सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है, बेसिक जांच करिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी समिति, SC ST वालों के कल्याण के लिए क्या काम किया जा रहा है, क्या काम कैसे करना, सलाह देना, काम हो भी रहा नहीं हो रहा, वो सब, ठीक है। महिला अधिकारित संबंधी, वुमेन्स के लिए क्या काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, उसको कैसे ठीक किया जाए, उनको और ज़्यादा कैसे हेल्प की जाए, वो सब इसमें आएगा। रेलवे कन्वेक्शन कमेटी, रेलवे से रिलेटेड जितने टॉपिक आएंगे उनकी जांच ये वाली करेंगे, इस समिति का नाम ये है। सरकारी वित्त नीतियों कार्यक्रमों और कानून की समीक्षा के संसदीय समिति की भूमिका, ठीक है बेटा। सारी समितियों के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि उस समिति का काम क्या है, बस आप नाम याद कर लो ये वाले कि महिला वाले, अनुसूचित जाति वाले, रेलवे वाले, उसके बारे में फिर लिख दो, ठीक है। जैसे रेलवे वालों का काम क्या, यह रेलवे के कामकाज पर ध्यान रखती है। महिला वाले के उनको सशक्तिकरण का ध्यान रखेंगे। ST ST वालों को क्या आरक्षण का काम दे देंगे कि उनको आरक्षण दो, उनको कैसे ठीक करना, उनकी सिचुएशन कैसे ठीक करनी, वो सब बेसिक आप नाम याद रख लो। अन्य समितियों के पूरा आगे का लिख देना।